नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेत असणार आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय ना? बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं? तो मैं मयूर निंबेकर आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर, और उसी के साथ तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्यूट से प्यारे से आणि खूपच अशी गोड आणि स्वीट तुमच्यासाठी बनलेली बॅच म्हणजे यथार्थ महाराष्ट्र 2.0 में. ठीक आहे. सो मागल्या क्लासमध्ये जे होतं आपण मागच्या क्लासमध्ये काय काय बघितलं होतं, आपण प्लांटचं क्लासिफिकेशन बघितलं होतं, राइट. सो इस क्लास में हम क्या देखने वाले, इस क्लास में आपके बायो का हम नेक्स्ट यहां पर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, जिसमें से कुछ कुछ पार्ट जो है थोड़ा सा आपका दिमाग हिला सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा इजी है और मयूर भैया आपके इस पार्ट को और ज्यादा इजी बना देंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. सो आज हम देखने वाले एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी कैसे फ्लो होती है, उसके बाद क्या क्या सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं. तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम. इकोसिस्टम म्हणजे काय, नक्की काय असतं, कशापासून बनलेली असते. त्यानंतर फूड चेन आणि फूड वेब हा पण एक कॉन्सेप्ट आहे आपल्याला की कशा प्रकारे फूड चेन चलते इकोसिस्टमच्या आतमध्ये. उसके बाद हम देखेंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, कैसे पिरामिड बनता है, उसके अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें देखेंगे. उसके बाद देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल, और बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर जो ये साइकिल्स आते हैं जैसे कि कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, क्या ये साइकिल दो पैरों वाली है, दो चक्कों वाली है, क्या इसको पैडल है, क्या इसको हैंडल है, क्या है या क्या नहीं है ये साइकिल. इस साइकिल के बारे में आज हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए जल्दी से जो है इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द इकोसिस्टम. अगर इकोसिस्टम समझोगे तभी तो भैया एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम समझ पाओगे. तो इकोसिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, तो इकोसिस्टम नथिंग बट जब हम देखते हैं कि हम एक बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर जान है, और वहीं पर यहां पर क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग है. जैसे कि हम लिविंग थिंग है और कोई कोई नॉन लिविंग थिंग है. जैसे कि समझ लो आप, जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हो, ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो, तो आप क्या हो, एक लिविंग थिंग हो. आपका मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. अब मोबाइल और आपके बीच में जो है यहां पर क्या चल रहा है, एक यहां पर इंटरेक्शन चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, है ना. जैसे मोबाइल को आप खुद चार्जिंग लगाते हो, तो चार्जिंग लगाते हो तो आप बायोलॉजिकल थिंग, इस नॉन बायोलॉजिकल थिंग को आप क्या करते हो, यहां पर चार्जिंग लगाने का काम करते हो, है ना. तो एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे के साथ यहां पर इंटरेक्शन बनाकर जहां पर रहते हैं, उस जगह को मैं कहता हूं इकोसिस्टम. आपको नहीं समझा होगा और समझते हैं. देखो यहां पर क्या होता है, जैसे देखो यहां पर दो चीजें इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं. एक होते हैं बायोटिक और दूसरे होते हैं अबायोटिक. बायोटिक मतलब कौन होते हैं, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग. तो जिनके अंदर लिविंग मतलब क्या होगा, जान होगी, तो वो हो जाएंगे सारे के सारे बायोटिक. जिनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलेंगे वो हो जाएंगे बायोटिक. और वहीं पर अबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग मतलब जिनके अंदर आप उनको लात मारो, आप उनको गालियां दे दो, आप उनको जो यहां से उठाकर वहां पर रख दो, उनको कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं. तो ऐसी चीजें होती है नॉन लिविंग थिंग. जैसे कि आप हो, आपको कितना भी कुछ बोल दो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आप मानने वालों में से नहीं हो. आपको लगता है कि क्या ही करेंगे पढ़ाई कर कर, क्या ही होगा पढ़ाई कर कर. अरे भैया पूरी की पूरी दुनिया अपने कब्जे में कर सकते हो अगर पढ़ाई कर ली तो ढंग से. वही बोल रहा हूं, मेरी बात मानो और पढ़ाई पर लग जाओ. ठीक है, तो देखो यहां पर किस तरह से, जैसे हमें पता है ये बेयर है और यहां पर क्या है, हमारा वॉटर है. तो वॉटर आप देखते हो तो वॉटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. आणि त्याच प्रकारे तुम्ही जर बेयर बघायला तो बेयर कसं आहे, लिविंग थिंग है. एंड एज यू हियर आप क्या देखते हो, यहां पर क्या देखते हो, ठीक है, एज यू सी हियर आपको क्या दिखता है कि ये जो बेयर है और यहां पर मछली है. देखो भैया, अगर पानी ना होता तो मछली ना होती, मछली ना होती तो बेयर किसको खाता. अब आप बोलोगे बेयर कुछ भी खा सकता है, बेयर तो बेयर है भैया, वो शहद भी खा सकता है, मछली भी खा सकता है ना. तो लेकिन शहद बनाने के लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है ना.
शहद बनाने के लिए भी मुझे यहां पर एक रॉक चाहिए होगा, रॉक को जो है उसका हनी जो हाई होता है वो अटैच होने के लिए चाहिए होगा। तो रॉक क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो आप देखते हो कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे के साथ यहां पर एक रिलेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके जो है यहां पर जीते हैं, उसको मैं कहता हूं इकोसिस्टम। सब लोग ध्यान देना। देखो डेफिनेशन, द सिस्टम फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो सिस्टम क्या होती है कि अलग 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 चीजें होती है और वो अलग अलग चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी तभी तो जाके सिस्टम बनती है। जैसे कि साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम क्या होती है? एक बॉक्स होता है, यहां पर एम्पलीफायर होता है, वायर्स होता है, यहां पर एनर्जी देने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए वहां पर जनरेटर होता है। ये सारी चीजें जब आप एक दूसरे के साथ जोड़ते हो तभी जाकर एक सिस्टम बनती है, राइट? तभी जाकर क्या बनती है? सिस्टम बनती है। तो वैसे ही द सिस्टम फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम। तो कुछ कुछ अबायोटिक फैक्टर है और बायोटिक फैक्टर है और इनके बीच में यहां पर इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन होकर जो है मुझे जो सिस्टम मिलती है उसको मैं कहता हूं इकोसिस्टम। त्यालाच काय म्हणतो मी? इकोसिस्टम। ठीक आहे, सो इकोसिस्टम हा कॉन्सेप्ट समजलाय। आता इकोसिस्टम मध्ये एक मेन गोष्ट येते ती म्हणजे फूड चेन, राइट? फूड चेन, चेन क्या होती है? आपको एक चीज पता होगी कि ये एक चीज है, ये दूसरी, ये तीसरी। आपने साइकिल की चेन देखी होगी तो वहां पर छोटे 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 ऐसे पार्ट्स पार्ट्स होते हैं, राइट? ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और पूरा का पूरा एक यहां पर क्या बन जाता है? एक ऐसे थ्रेड लाइक या फिर एक सर्कुलर एक कोई चीज बन जाती है जिसको मैं कहता हूं चेन। चेन्स मतलब क्या होता है? एक के बाद एक मैं यूनिट अगर रिपीट करते जाओ तो जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा उसको मैं कहता हूं चेन। अब ये फूड चेन क्या होती है मयूर भैया? फूड चेन होवत क्या है एग्जैक्टली? तो देखो यहां पर आप अगर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि मेरे पास यहां पर एक ग्रास है। ग्रास क्या होता भैया? फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि क्या? खुद का खाना वो खुद तैयार करेगा। सिंपल सी बात है, क्या करेगा? खुद का खाना वो खुद तैयार करेगा। तो फॉर श्योर है कि ये सन से जो है यहां पर अपना सनरेज लेता है, सनलाइट लेता है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कर कर वो जो है अपने अंदर खाना बनाता है। या फोकट में खाना किसी को भी मिलेगा तो कोई भी खा लेगा ना, है ना? सर बोलोगे, आप बोलोगे सर क्या भंडारा लगा है क्या यहां पर? समझ लो, नेचर में प्लांट जो है हर रोज भंडारा लगाता है। भंडारा म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना की भंडारा लागलाय जाऊन पटापट खाऊंग्या खाऊंग्या खाऊंग्या, बरोबर आहे? सो त्याच प्रकारे नेचर मध्ये प्लांट जे आहे सर्वांचे पालन पोषण करणारे आहेत। म्हणजे काय की जो प्लांट होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, एनर्जी बनाता है और ये एनर्जी यानी कि फूड जो बनाता है, फूड को जो है कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है ना? तो ग्रास हॉपर क्या हो जाएगा? प्लांट को खा रहा है, यानी कि हर्बीवोरस। अब जैसे ही ये ग्रास हॉपर उसको खाता रहता है, पीछे से हमारे मेंढक राजा जी आते हैं। कौन आता है? ए राजा जी। कौन सा? ये मेंढक राजा जी, ठीक है? तो ये मेंढक जो है इसको देखते ही रहता है और जैसे ही ये ग्रास हॉपर उड़ते 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 मेंढक के पास उसके इलाके में आ जाता है, मेंढक क्या करता है? सीधा जीभ निकालकर जो है इसको पकड़ लेता है। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि ग्रासहॉपर का खाना कौन था? प्लांट। और फ्रॉग का मतलब खाना कौन हो गया? ग्रासहॉपर हो गया। अब यहां पर जब मेंढक बहुत सारे ग्रासहॉपर को खा लेता है और शांति से एक जगह पर बैठे रहता है, तब पीछे से आते हैं नागराजा और नागराजा जो है क्या कर देते हैं? इसको जो है इस मेंढक को खा लेते हैं। यानी क्या समझ में आ रहा है कि मेंढक जो है अब सांप का खाना बन गया। अब सांप का खाना बन गया, सांप नीचे से जा रहा है, आराम से उसको लगा कि अब तो क्या भैया मेरा पेट भर गया, अब क्यों मैं भागा दौड़ी करूं, आराम से चलता हूं। तो आराम से जब चलता रहता है तभी ऊपर से जो है हमें हॉक दिखती है। कौन है? ये है हॉक, ठीक है? हॉक, हॉक क्या करती है? ऊपर से देखती है भैया इसको, बढ़िया ये तो आराम से चल रहा है, क्यों ना इसका मैं गेम बजा दूं। तो तुरंत में जो है एकदम हाई स्पीड से हॉक आती है और अपने पैरों से जो है यहां पर झपट्टा मार के जो है इस जो मतलब ये जो हमारा स्नेक है, स्नेक को हवा में लेके जाती है और ऊपर से फेंक देगी। वो नीचे आएगा, मर जाएगा, मतलब धड़ांग से होगा ना भैया, तो फूट गया तो सही सेव है ना। फिर से उसको पकड़ेगी और उसको पूरी तरह से खा लेगी। यानी कि क्या समझ में आ रहा है आपको कि प्लांट को यहां पर ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को यहां पर फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग जो है फ्रॉग को यहां पर स्नेक खा रहा है, स्नेक को जो है यहां पर हॉक खा रही है। और हॉक जब यहां पर मर जाएगी, हॉक जब यहां पर मर जाएगी तो हॉक जो है, हॉक भैया जी हवा में तो उड़ती नहीं रहेगी, वो फॉर श्योर मरने के बाद तो नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो जमीन के ऊपर बहुत सारे डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनका साइज बहुत छोटा होता है।
जो क्या करते हैं, यहां पर जो डेड बॉडीज है, डेड बॉडीज के ऊपर जाते हैं, अपने यहां पर केमिकल रिलीज करते हैं, उनको पूरा मतलब वो जो फूड मटेरियल है डाइजेस्ट करने के बाद उनको जो है अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, उनको मैं कहता हूं डिकम्पोजर। तो आपको यहां पर यह समझ में आ गया कि ये जो है मेरे पास चेन देखने को मिल रही है। देखो, इसको अटैच है, इसको अटैच है, इसको अटैच है, इसको खाना ये, इसका खाना ये। सही बात है, सही बात है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ फूड के लिए एक दूसरे के साथ चेन चेन में लगे होते हैं, और इसी को मैं कहता हूं फूड चेन। यालाच मी म्हणतो काय, फूड चेन। त्याच्यामध्ये एक ऑर्गॅनिझम दुसऱ्याचा खाना, दुसऱ्याचा खाना तिसऱ्याचा खाना, तिसऱ्याचा खाना चौथ्याचा खाना। समजत आहे तुम्हाला याच्यामध्ये? यालाच म्हणायचं फूड चेन। सो तुमच्या बुकमध्ये काहीतरी लिहिलंय बघा, इंटरेक्शन गोज ऑन कंटिन्यूअसली बिटवीन अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब कौन होते हैं, हमारे प्लांट, ठीक है, हमारे प्लांट क्या होते हैं, यहां पर प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कौन होता है, ग्रास हॉपर भी हो सकता है, फ्रॉग भी हो सकता है। कंज्यूमर मतलब क्या होता है, जैसे आप भी कंज्यूमर हो, है ना। कंज्यूमर मतलब क्या, कि जो कहीं से तो भी चीजें उठाकर खाए, है ना, या फिर किसी चीज का यहां पर इस्तेमाल करे। जैसे यहां पर एज अ खाने के तौर पर यहां पर क्या हो रहा है, खाना कौन बना रहा है, खाना कौन बना रहा है, खाना बना रहा है हमारा प्लांट। इसको कौन खा रहा है, इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम कर रहा है, यहां पर फ्रॉग। तो ये बाकी के क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर। देखो सब लोग ध्यान देना, प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट। कंज्यूमर्स एंड द सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट मतलब कौन होते हैं, ये हमारे डिकम्पोजर। ये वाले जो होते हैं ना, इनको मैं कहता हूं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट यानी कि वो जो हमारे लिविंग थिंग के ऊपर नहीं जीते, लिविंग थिंग के ऊपर भी जीते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन होती है। जो नॉन लिविंग थिंग के ऊपर यहां पर जो है उनको डाइजेस्ट करते हैं, पूरे के नॉन लिविंग थिंग नहीं, सॉरी, जो डेड बॉडीज है उनको पूरा का पूरा डाइजेस्ट करते हैं, उनको मैं कहता हूं सैप्रोफाइट्स, राइट। There is a definite sequence in this interaction which is called as a food chain. Definite sequence है। देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ग्रास हॉपर को जो है यहां पर स्नेक खाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस हॉक जो है, हॉक क्या करेगा, इस ग्रास हॉपर को खाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां पर जो है इस फूड चेन के कॉन्सेप्ट में एक फूड जो है दूसरे का, दूसरा जो है इसका, इसका जो है इसका, मतलब एक सीक्वेंस में ही ये खाना खाएंगे एक दूसरे को, मतलब एक सीक्वेंस में ये एक दूसरे को खाएंगे। इसको ही मैं कहता हूं फूड चेन, राइट। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक। मतलब क्या, देखो ये तो हमारा प्रोड्यूसर हो गया। इसको अगर आप छोड़ के देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। सो यहां पर क्या हो सकता है, एक फूड चेन के अंदर मिनिमम यहां पर 4, 5 और इससे भी ज्यादा जो होते हैं यहां पर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन दैट आर इंटरलिंक एट वेरियस लेवल, दस अ फूड वेब इज फॉर्म। मतलब क्या हो गया, अब समझ लो, यहां पर मेरे पास एक फूड चेन है यहां पर, ठीक है, समझ लो। जैसे हमें पता है कि ये वाली एक फूड चेन है, सब लोग ध्यान देना। ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। इसको खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है हॉक, ठीक है। यहां पर दूसरी भी फूड चेन आती है। जैसे मेरे पास माउस है, माउस को कौन खाता है, हॉक खाता है, समझ लो, ठीक है। मेरे यहां पर यह भी होती है, माउस होता है, माउस को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगी। यहां पर यह समझ लो कि ग्रास है, ग्रास को यहां पर रैबिट खाएगा, रैबिट को जो है यहां पर फॉक्स या फिर हॉक खा सकता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहां पर, कि जब मैं बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे मतलब एक ही जगह पे डाल देता हूं तो यहां पर जो एक फूड वेब बनता है। वेब मतलब जाले जैसा बनता है। यहां पर सब लोग ध्यान देना, फूड चेन मध्ये आपण बघितलं होतं की आपला जो प्रोड्यूसर आहे म्हणजे प्लांट आहे, प्लांटला कोण खात आहे, ग्रास हॉपर खात आहे। बट याच्यामध्ये तुम्ही बघा, आणि ग्रास हॉपरला कोण खात आहे, फक्त आणि फक्त फ्रॉग खात है। बट इन केस ऑफ फूड वेब यहां पर आप देखो तो ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है और ग्रास हॉपर को जो है बर्ड भी खा सकता है। अब भैया जी, फ्रॉग को जो है स्नेक भी खा सकता है और फ्रॉग को जो है ऑल भी खा सकता है। सही बात है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, फूड वेब जो होती है, बहुत सारे फूड चेन को अगर मैं मिला दूं और इनके अंदर कौन किसको खाएगा ये यहां पर फिक्स नहीं होता है। कौन किसी को भी खा सकता है। समझ में आ रहा है, कौन किसी को भी खा सकता है। अब आप ये मत बोलना कि मयूर भैया क्या फॉक्स ये ग्रास खाएगा क्या ऐसे नहीं। हमारे जो यहां पर हर्बीवोर होते हैं वो हर्बीवोर ही हो गए और इनको अलग अलग लेवल पर खाया जा सकता है। समझ में आ गया। तो फूड वेब क्या होता है, डेफिनेशन, अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। देखो यहां पर बहुत सारे नेटवर्क ऑफ फूड चेन है विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। देखो तो एक फूड चेन दूसरे के साथ, दूसरी वाली तीसरे के साथ। तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन होते हैं और ये फूड चेन एक दूसरे को जो है यहां पर इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और दिस इज कॉल्ड एज अ
फूड वेब। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। तो यहां पर बस और बस एक ही चेन नहीं होगी, फूड चेन एक ही नहीं होगी, बहुत सारी फूड चेन है। यहां पर देख लेना, ये वाली एक अलग फूड चेन है ना? समझ में आ रहा? देखो, ये वाली एक अलग फूड चेन है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखोगे तो ये वाली एक अलग फूड चेन है, आप अगर देखोगे तो ये वाली एक अलग फूड चेन है, आप अगर देखोगे तो ये वाली एक अलग फूड चेन है, ये वाली इस तरह से एक अलग फूड चेन है, इस तरह से आप अगर देखो तो अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है। आप देखोगे तो बहुत सारे फूड चेन मुझे यहां पर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर तैयार होते हुए दिख रहा है, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर मतलब यहां पर तैयार होता हुआ दिख रहा है। इसलिए इसको मैं कहता हूं फूड वेब। समझ में आ गया? फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है, इसका जो है थोड़ा सा एक यहां पर बाइफर्केशन हम यहां पर कर देंगे। देखो यहां तक है ना, एक रिलेशन क्या होता है फूड चेन और फूड वेब के अंदर। तो आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो सब लोग, फूड चेन क्या होता है? इट रेफर टू द नेचुरल सिस्टम बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यानी कि क्या, ग्रास हॉपर से, प्लांट से एनर्जी ग्रास हॉपर में जाएगी, ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग में स्नेक, स्नेक से हॉक, हॉक से फिर डिकम्पोजर, ठीक है। अब आप बोलोगे चांसेस आर देयर ना मयूर भैया की, चांसेस आर देयर कि यहां पर जो है समझ लो बाय एक्सीडेंटली इसके ऊपर गाड़ी चली गई, इस फ्रॉग के ऊपर से गाड़ी चली गई, इसको जो है यहां पर किसी ने जो है इस स्नेक को जो है लाठी से किसी ने मार दिया, तो ये तो डेथ हो गया। अब इसको तो ये हॉक नहीं खाएगा, या फिर ये मरे हुए फ्रॉग को तो ये स्नेक नहीं खाएगा, तो फिर क्या होगा? तो यहां पर ये जो डिकम्पोजर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंज्यूमर के ही ऊपर एक्ट नहीं करते, ये किसी भी मरे हुए एनिमल्स के ऊपर एक्ट हो सकते हैं, या फिर किसी भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट हो सकते हैं। इफ सपोज समझ लो यहां पर बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ गई, ये पूरे के पूरे प्लांट जो है यहां पर सूख गए। अब सूखने के बाद यहां पर नेचर में ऐसे ही नहीं रहेंगे, वो क्या करेगा, उनको भी वहां पर क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा। और उसके ऊपर भी कौन होते हैं? हमारे डिकम्पोजर एक्ट होते हैं। हमारे ये डिकम्पोजर मरे हुए यहां पर ग्रास हॉपर को भी खा सकते हैं, ये जो मरे हुए ये जो हमारा फ्रॉग है इसको भी जो है यहां पर डिकम्पोज कर सकते हैं। तो कोई भी लेवल होने दो, इस फूड चेन के अंदर किसी भी लेवल के ऑर्गेनिज्म को मरने दो, उसको फाइनली कंज्यूम करने का काम कौन करता है? हमारा डिकम्पोजर करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? सब लोग ध्यान देना, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या होता है फूड चेन के अंदर, यहां पर एनर्जी जो होती है एक के बाद दूसरे को ट्रांसफर होती है, ठीक है। वेयर एज इन फूड वेब इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है। तो जहां पर कौन किसका खाना होगा ये फिक्स नहीं है, कोई जिसको जो मिला वो खा लेता है भैया, बहुत सॉर्टेड लाइफ है। कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है कि फ्रॉग सोचेगा ग्रास हॉपर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्या ही करूंगा, ग्रास हॉपर के बिना मेरा पेट नहीं भरता, इतना नहीं सोचता। अगर समझ लो उसको कुछ और मिल गया खाने के लिए, ठीक है, तो वो दूसरा इंसेक्ट खा लेला, समझ ला? ओके चलो, त्यानंतर काय, मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन द सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम. म्हणजेच काय की याच्यामध्ये जर तुम्ही बघायला गेला तर तुम्हाला एक ट्रॉपिक लेवल, आपण एक टॉपिक शिकणार आहोत. ठीक आहे, ट्रॉपिक लेवल तुम्हाला काय समजत आहे की याच्यामध्ये हा काय फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हा काय आपला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हा आहे ॲज अ सेकंड ट्रॉपिक लेवल. सो तुम्ही जर बघायला गेला सो याच्यामध्ये जे लोअर ट्रॉपिक लेवल आहे म्हणजे हा काय लोअर आहे त्याला कोण खातो हायर, याच्या कंपॅरिझन मध्ये हा काय झाला लोअर, याला कोण खाणार हायर, याच्या कंपॅरिझन यांच्या कंपॅरिझन मध्ये हा काय झाला लोअर तर याला कोण खाणार हायर. तर अशा प्रकारे फूड चेन मध्ये काय केला जातो की जो मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल जैसे फ्रॉग है फीड्स अपॉन द सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो यहां पर क्या होता है कि जैसे फ्रॉग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास हॉपर को ही खाता है, लेकिन यहां पर मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन मेनी ऑर्गेनिज्म. तो आपको यहां पर दिखेगा, क्या दिखेगा कि ये जो अगर समझ लो ये हायर ट्रॉपिक लेवल है, अगर फूड चेन होती तो सिर्फ और सिर्फ स्नेक को खाता है, लेकिन ये हायर ट्रॉपिक लेवल है, ये माउस को भी खा सकता है. हायर ट्रॉपिक लेवल है, ये रैबिट को भी खा सकता है, तो किसी को भी यहां पर खाया जा सकता है. ओके, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द इंप्रूविंग द एडेप्टेबिलिटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस सेंटेंस को बढ़िया से पढ़ते हैं. देखो यहां पर क्या बोला गया, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इंप्रूविंग द एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यानी कि क्या, अगर समझ लो फ्रॉग को पता है कि स्नेक जो है मेरे पीछे 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद थक जाएगा, उसके बाद वो मुझे खाना नहीं खाना, मतलब वो मेरे तरफ खाना नहीं खाया, मतलब मेरे तरफ बढ़ेगा नहीं, उतनी उसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी कि तो वो मुझे आके जो है यहां पर खा लेगा. ठीक है,
मी काय म्हणतो, जर फ्रॉगला फूड चेन मध्ये माहिती आहे की फ्रॉगला एवढं माहिती आहे की मला फक्त आणि फक्त स्नेकच खातो, आणि स्नेक 1 किलोमीटर झाल्यानंतर माझ्या मागे तो येऊ शकत नाही, तो आपली दम सोडून देणार, तो तिथंच म्हणणार, हार मानणार की मी आता या फ्रॉगला खाणार नाही. ठीक आहे. सो त्यानंतर काय होणार की फ्रॉग काय करणार, आपल्यापाशी एवढी एनर्जी ठेवणार की मी फक्त आणि फक्त 1 किलोमीटर दूर जातो. 1 किलोमीटर गेल्यानंतर तसा पण माझ्यापाशी काय येणार, आपला जो आहे स्नेक कसा पण काय खाऊ शकणार नाही. राईट. मग मला सांगा, त्यांनी जर एकदा आपल्या बॉडीमध्ये अडॅप्टिबिलिटी आणली, एकदा त्यांनी जर आपल्या बॉडीला अडॅप्ट केलं, एकदा बॉडीला आपल्या सवय करून दिली की नाही मला फक्त 1 किलोमीटर दौडायचं आहे एका टाइम मध्ये, त्यानंतर मी शांत जरी बसलो तरी मला स्नेक खाऊ शकणार नाही. सो नंतर फ्रॉग तयार, म्हणजे याच्यामध्ये फूड चेन मध्ये तो प्रॅक्टिस करणार नाही की नाही मी आता 2 किलोमीटर धावून पाहतो, नाही मी आता 3 किलोमीटर धावून पाहतो, अशा प्रकारचं करणार का? बिलकुल पण करणार नाही. बरोबर. कोण? फ्रॉग. कुठे मध्ये? आपल्या फूड चेन मध्ये. तर फूड चेन मध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहे ते स्वतःला अडॅप्ट करत नाही किंवा ते स्वतःला याच्यामध्ये थोडासा इम्प्रूव्ह करत राहत नाही, ते जसे आहेत तसेच राहतात. वेयर एज इन केस ऑफ फूड वेब, सो आप यहां पर देखोगे तो फूड वेब में आप अगर देखो तो आपको क्या दिखता है कि फ्रॉग को खाने वाला सिर्फ स्नेक नहीं है. तू भैया 1 किलोमीटर दौड़ जा, उसके बाद तू थम जा, उसके बाद तुझे स्नेक नहीं खाएगा. लेकिन 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 उड़ते हुए अगर तुझे हॉक ने देख लिया या फिर उड़ते हुए तुझे अगर आउल ने देख लिया तो आउल भी तुझे खा सकता है. तो तुझे सिर्फ और सिर्फ फास्ट स्पीड ही नहीं चाहिए, तुझे हर बार खुद को इंप्रूव करता होना रहना चाहिए कि तुझे आउल भी ना खा सके, यानी कि तू ऐसे जगह पर जाके छिप जाए कि वहां पर तुझे आउल भी ऊपर से जो है यहां पर ढूंढ नहीं सके. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फूड वेब में जब जाते हैं तो फूड वेब में देखो, फूड वेब्स इंप्रूव्स द एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या, वो खुद के अंदर, क्योंकि एक ही शिकारी नहीं है उसका, बहुत सारे शिकारी उसको खाने वाले हैं ना, तो उनके हर एक के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो एडेप्टेबिलिटी किसके अंदर आती है? फूड वेब के अंदर. ठीक है. वेयर एज ऑर्गेनिज्म के अंदर एडेप्टेबिलिटी कहां नहीं आती है, वो होती है हमारे फूड चेन के अंदर. तो एक एग्जांपल देना, कैरोट है, रैबिट है, तो उसको स्नेक खाता है, उसको ईगल खाता है. यहां पर देखो, अ हॉक माइट ऑल्सो ईट अ माउस, अ स्क्विरल, अ फ्रॉग और सम अदर एनिमल्स. द स्नेक में बी ईटन ईट अ बिटल. तो यहां पर ये बिटल को भी खा सकता है. कौन? हमारा स्नेक. तो यहां पर हमें यह समझ में आता है कि ये बस एक आइडियल कंडीशन है, एक्चुअली प्रॅक्टिकल कंडिशन कौन से, ये वाली है हमारे पास, है ना. चलो, उसके बाद त्यानंतर आता एक तुम्हाला टॉपिक लेवल दिलाय. टॉपिक लेवल म्हणजे काय, की आता बघितलं होतं की आपल्यापाशी काय दिसतं याच्यामध्ये, की प्रोड्युसर आहे. बरोबर आहे. प्रोड्युसर कोण आहेत? आपले प्लांट. त्याला कोण खातं? हर्बिवोर, आपला ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपरला कार्निवोर. कार्निवोर म्हणजे काय होतो? आपला जो आहे मांस खाणारा. बरोबर आहे. तर तो कोण असतो? आपला फ्रॉग. फ्रॉगला कोण खातो? आपल्याला याच्यामध्ये स्नेक. आणि स्नेकला कोण खातो? याच्यामध्ये हॉक. आणि हॉक जो आहे शेवटी डिकम्पोज होऊन जातो. बरोबर आहे. सो प्रत्येकांचे यांना जो आहे लेवल दिलेले आहेत. ठीक आहे. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल. तर आता हे काय असतात एकदा बघून घेऊया. ठीक आहे. We have already learned the classification of the living organism according to mode of nutrition into producer, consumer, saprophytes, and decomposers. Consider the various trophic levels of the ecosystem around you as given. देखो, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते? हमारे हर्बिवोर होते हैं. ठीक है. तो प्राइमरी कंज्यूमर, एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हमारे हर्बिवोर. ठीक है. तो हमारे प्रोड्यूसर कौन होते? समझ लो, यहां पर मेरा प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर कौन से बेटा? प्रोड्यूसर है हमारे प्लांट्स. ठीक है. तो ये किसी को भी नहीं खाएंगे, ये क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ खाना बनाएंगे. ओके. तो इनको खाने वाला, इस प्लांट को खाने वाला प्राइमरी प्रोड्यूसर को, मतलब ये प्रोड्यूसर को खाने वाला, मैं इसको क्या कहूंगा? प्राइमरी कंज्यूमर, जो पहला खाने वाला है. तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि हर्बिवोर, क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं. ग्रास हॉपर, स्क्विरल, एलिफेंट एक्सेट्रा, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉप मतलब क्या? हमारे प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट होते. त्यानंतर सेकंडरी कंज्युमर कोण होणार? की जे या प्रायमरी कंज्युमरला जे खातील ते होतील आपले सेकंडरी कंज्युमर. राइट. तर सेकंडरी कंज्युमर, आता बघा, ग्रास हॉपर मांसाचा बनलेला है. एलिफेंट जो है वो भी लिविंग थिंग है. एक यहां पर क्या होता है? बहुत सारे जो होता है यहां पर मसल से बना होता है. तो ये अगर जो कोई भी एनिमल अगर इस एलिफेंट को खाता है, स्क्विरल को खाता है, तो इन शॉर्ट वो जो है एक लिविंग थिंग को अपने बॉडी के अंदर डाल रहा है.
जैसे हम क्या होते, हम जो है यहाँ पर वेजिटेरियन होते, नॉन वेजिटेरियन होते, तो वो कार्निवोर्स मतलब भी क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, जो लिविंग थिंग को खाते, किसी एनिमल को खाते हैं, राइट। तो इनको मैं कहता हूं सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग है, आउल है, फॉक्स है, दिस कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एज देयर फूड। तो ये किसको यूज करते हैं, हर्बीवोर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को ये यूज करते हैं। अब एपेक्स और द टॉप कंज्यूमर क्या हो गए, तो ये भी कार्निवोर हो गए, टाइगर हो गया, लायन हो गया, दिस कंज्यूमर यूज herbivores and the carnivores as their food. No other animal feed on the top consumer। यानी कि क्या, तो ये देखो आप अगर देखोगे एपेक्स कंज्यूमर के अंदर आप देखो तो कौन आता है, यहां पर फ्रॉग आता है, आउल आता है, फॉक्स आता है। तो ये जो टाइगर है ये फॉक्स को भी खा सकता है, यानी कि कार्निवोर को भी खा सकता है, और ये जो टाइगर है ये एलिफेंट को भी खा सकता है, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को भी खा सकते, कौन, हमारे टॉप कंज्यूमर। लेकिन टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खा सकता। भैया किसके अंदर हिम्मत है जो टाइगर को जाकर बोले कि मैं तुझे खाऊंगा, है ना। कोई यहां पर जो है छोटा सा अपना रैबिट जाकर बोले ससु मामा कि मैं बोलूंगा, कि जाकर वो टाइगर को बोलेगा कि मैं तुझे खा सकता हूं, तो भैया टाइगर तो एक झपट्टे में मार देगा, वो वही के वहीं पे धरा रह जाएगा। तो उसके बाद कौन होते हैं, ओमनीवोर्स वो होते हैं जैसे कि हम यहां पर ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं, और उसी के साथ जो मतलब हम यहां पर प्लांट्स भी खाते हैं और हम यहां पर एनिमल्स भी खाते हैं, राइट। ह्यूमंस, बेयर एक्सेट्रा फीड ऑन द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये किसी को भी हम खा सकते हैं, राइट। तो हमको कहा जाता है ओमनीवर। ठीक है, जैसे कि यहां पर तो एक सिस्टमैटिक वे से मैंने यहां पर आपको लिख के दिया है। जैसे कि सबसे पहले यहां पर क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया गया है, ट्रॉपिक लेवल को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, द एनिमल विच प्रोड्यूस इट्स फूड बाय ओन इज कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर। जैसे कि प्लांट हो गया, ग्रासेस हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, द एनिमल विच फीड्स ऑन द प्रोड्यूसर, मतलब किसके ऊपर, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, फॉर गेटिंग फूड इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल यहां पर ग्रास ऑपर हो गया, स्क्विरल होगा, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया। अब इनको खाने वाले कौन हो गए, यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि कौन, द एनिमल विच फीड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर गेटिंग फूड इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सो यहां पर ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग हो गया, चूहा को मतलब यहां पर क्या, रैबिट को, सॉरी डियर को खाने वाला फॉक्स हो गया, आउल हो गया फ्रॉग यहां पर। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड देन द एपेक्स एंड द टॉप कंज्यूमर, मतलब क्या होता है, द एनिमल विच फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ऑल्सो ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हिरन को भी खा सकता है जो कि है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, और ये फॉक्स को भी खा सकता है जो कि है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको ही मैं कहता हूं यहां पर क्या, टॉप कंज्यूमर यहां पर, या फिर एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, वेल हो गया। समझ में आ रहा है, चलो अब उसके बाद आते हैं सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर। एक्चुअली सैप्रोफाइट्स फंगी को कहा जाता है, जे आपले फंगस असतात ना, फंगस, बुरशी म्हणतो आपण, बुरशी। ठीक आहे, तर त्याला म्हणजे काय, त्यांना म्हणतात सॅप्रोफाइट। ठीक आहे, ओके, किंवा डिकम्पोजर मग त्याच्यामध्ये सर्व येऊ शकतात। ठीक आहे, ओके, द ऑर्गेनिझम दॅट लिव्स ऑन द डेड ऑर डिकेइंग ऑर्गेनिक मॅटर इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजर। डिकेइंग म्हणजे काय, जो सडत असणारा। ठीक आहे, ओके, ओमनिवर, द एनिमल विच फीड ऑन द बोथ हर्बिवोर एंड द कार्निवोर एंड प्रोड्यूसर टू गेटिंग फूड इज कॉल्ड एज अ ओमनिवर, जैसे कि हम ह्यूमन। ठीक है, समझ में आ गया, चलो अब इसके बाद एक टॉपिक देखते हैं, वो होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पिरामिड क्या होता है भैया, पिरामिड आपने देखा होगा कि पिरामिड आपने इजिप्ट में देखा होगा, जिनके अंदर मम्मीज रहती है। ठीक है, कौन सी मम्मीज, वो लपेटी हुई मम्मीज वहां पर रहती है, सही बात है, इजिप्ट में। तो उनको जहां पर रखा जाता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको मैं कहता हूं पिरामिड। अब पिरामिड जो है हमारे बायो के अंदर भी यूज होते हैं। अगर मुझे एनर्जी शो करना है कि कौन से ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा यहां पर एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो जो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इस तरह से ट्रायंगल जो दिखाऊंगा, इस ट्रायंगल को मैं कहूंगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। वहीं पर अगर मुझे यहां पर इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे एनिमल्स है और उनके वेट के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर सेपरेट करना है, कौन से ट्रॉपिक लेवल पर कितना वेट होगा, तो उसको मैं कहूंगा पिरामिड ऑफ वेट या फिर पिरामिड ऑफ मास कह दूंगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे यहां पर पिरामिड होते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। आता पिरामिड ऑफ एनर्जी मध्ये काय असतो, फिगर 7.4 shows the energy transfer that takes place at each tropic level। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर समझ लो आपको जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम की यहां पर फूड चेन दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन आर स्मॉल प्लांट्स जो क्या करते हैं, यहां पर
फूड का सिंथेसिस करते हैं पानी के अंदर। अब इन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन मतलब ऐसे छोटे 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 कीड़े जो इन प्लांट्स को खाकर वहां से वो अपना फूड यानी कि एनर्जी लेते हैं। अब इस जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? फिशेस खाएंगे। और इस फिश को कौन खाएगा? ह्यूमन खाएगा। तो अल्टीमेटली जो फाइटोप्लैंक्टन ने जो यहां पर फूड बनाया था, वो फूड जो है धीरे 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 ह्यूमन तक पहुंच जाता है। यानी कि क्या, हमारे प्लांट्स ने जो यहां पर एनर्जी बनाई थी, वो एनर्जी धीरे 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 हमारे ह्यूमन तक पहुंच जाती है। और इसी को मैं तो कहता हूं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यहां पर एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द फूड चेन। देखो, आप अगर देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है? इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, कि अगर समझ लो एक यहां पर तालाब है, तालाब के अंदर फाइटोप्लैंक्टन है, तो उन्होंने ऑल टोटल सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन ने मिलकर कितनी एनर्जी बनाई? यहां पर 10,000 किलो कैलोरी बनाई। कितनी बनाई? 10,000 किलो कैलोरी। आता या फाइटोप्लॅन्क्टॉन कोणी खाल्ली? यांनी झूप्लॅन्क्टॉन खाल्लं, बरोबर आहे। आता झूप्लॅन्क्टॉनने जेव्हा खायला गेले, आता मला सांगा तो फाइटोप्लॅन्क्टॉनला जर झूप्लॅन्क्टॉन खायला गेले तर ऑब्वियस आहे ते झूप्लॅन्क्टॉन इकडे तिकडे काहीतरी मूवमेंट करत गेले असतील, बरोबर आहे। किंवा या झूप्लॅन्क्टॉनने जेव्हा फाइटोप्लॅन्क्टॉनला खाल्लं, खाल्ल्यानंतर का ते एकाच ठिकाणी बसून असतील की नाही? ऑब्वियस आहे ते इकडे तिकडे मूव्ह होत असतील। आणि जेव्हा ते इकडे तिकडे मूव्ह होत आहेत, त्यांच्या बॉडीने स्वतः एनर्जी कंझ्युम केली, त्याच्या बॉडीने स्वतः एनर्जी युटिलाइज केली, म्हणून झूप्लॅन्क्टॉन पाशी फक्त किती एनर्जी वाचली? 1000 किलो कैलोरी। सो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर फाइटोप्लैंक्टन ने अगर 10,000 किलो कैलोरी यहां पर एनर्जी बनाई है, तो जूप्लैंक्टन के पास कितनी एनर्जी गई? बस 1000 किलो कैलोरी। अब 1000 किलो कैलोरी वाले जूप्लैंक्टन को फिश ने खाया, लेकिन फिश के पास कितनी एनर्जी गई? बस यहां पर 100 किलो कैलोरी। और 100 किलो कैलोरी वाले यहां पर फिश को जो है, यहां पर जब ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन के पास कितनी आई? बस 10 किलो कैलोरी एनर्जी है। व्हाट डज इट शोज? कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर जा रही है ना। देखो भैया, यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे फाइटोप्लैंक्टन ने पूरी की पूरी एनर्जी बनाई, लेकिन जब ये एनर्जी जूप्लैंक्टन के तरफ जब गई, तो इस पूरे एनर्जी में से बस 10% ही एनर्जी, यानी कि क्या, 10,000 का मैं अगर 10% लूं तो 1,000 होता है, तो 1,000 ही किलो कैलोरी एनर्जी अगले वाले लेवल पर गई। समझ में आ रहा है? अगले वाले लेवल पर गई। ओके, सब लोग ध्यान देना। The initial quantity of the energy goes on decreasing at every level energy exchange। तो देखो, इनिशियली 10,000 है, लेकिन इसके पास कितना है? 1000, 1000 से 100, 100 से यहां पे 10 आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल ऑफ टू द हाईएस्ट लेवल। देखो अब क्या होता है, यहां पर जूप्लैंक्टन कितने हो गए? लाखों के नंबर में हो गए। अब उनको खाने वाले ऑब्वियस है, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन कितने हो गए? लाखों के करोड़ों के नंबर हो गए। अब उनको खाने वाले जो हमारे एनिमल्स जैसे कि जो जूप्लैंक्टन होते, तो वो क्या हो गए? उससे भी कम होगा अमाउंट। सही बात है ना। अरे आप अगर देखोगे, चलो इसको सिंपली समझते, कहां पर गए? सिंपली कैसे समझे इसको? चलो इसको देख लो, आप देखो, समझ, यहां पर मेरे पास ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट। ठीक है, तो प्लांट का नंबर देखो बहुत ज्यादा होगा, है ना। आप अगर देखो ग्रास का नंबर बहुत ज्यादा होता है। अब उसके ऊपर खाने वाले, उस ग्रास को खाने वाले, समझ लो यहां पर मेरे रैट्स है, तो रैट कितने? माउस है, माउस कितना खाता है? बस 3 ही है। माउस का नंबर कितना होगा? ग्रास के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। अब इस माउस को जो स्नेक खाएगा, तो उस स्नेक का नंबर माउस से भी कम होगा। यानी कि क्या, यहां पर क्या होते जा रहा है? और ये जो स्नेक अगर समझ लो 10 है, तो 10 को खाने वाला एक ही यहां पर, या फिर दो ही क्या हो गए? हॉक हो जाएंगे। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे यहां पर एनर्जी कम होती जा रही है, जैसे जैसे यहां पर एनर्जी कम होती जा रही है, वैसे वैसे ईच ट्रॉपिक लेवल पे जो नंबर है, यहां पर ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है, एनिमल्स का जो नंबर है, वो नंबर भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा हो गए इन नंबर, वेयर एज हमारे टॉप कंज्यूमर क्या हो गए? बहुत ही कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। दिस पैटर्न ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसको मैं क्या कहता हूं? पिरामिड ऑफ एनर्जी। आफ्टर द डेथ ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर, देयर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर। तो यहां पर क्या बोला गया है कि समझ लो मेरा ये एपेक्स कंज्यूमर, यानी कि ये समझ लो ये हॉक जो है या फिर ईगल है, ये मर गया। अब मरने के बाद ये जो एनर्जी है, ये जमीन पर आकर गिरेगा। जमीन पर आकर गिरने के बाद इसको खाएगा कौन बेटा? इसको खाएगा डिकम्पोजर। सही बात है।
इसको कौन खाएगा? डिकम्पोजर। और जब डिकम्पोजर ही इसको खाएगा तो उसको खाने के बाद जो है न्यूट्रिएंट व्यूट्रिएंट जो होते हैं वो जमीन में फिर से चले जाते हैं, और इस जमीन में जो न्यूट्रिएंट जाते हैं उसको कौन यूटिलाइज करेगा? फिर से हमारे प्लांट यूटिलाइज करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, बराबर है। तो यहां से जो यहां पर न्यूट्रिएंट व्यूट्रिएंट सब चले गए जमीन में, उस जमीन से सारे न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर से यहां पर प्लांट क्या करेगा? फिर से यहां पर एनर्जी बना देगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, चलो सब लोग ध्यान दें, ठीक है। आफ्टर द डेट ऑफ द एपेक्स कंज्यूमर देयर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर। फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस द बॉडी ऑफ द डेड एनिमल, दे आर कॉल्ड एज अ डिकम्पोजर, ठीक है, उनको क्या कहूंगा? डिकम्पोजर। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर कन्वर्ट देम इनटू द सिंपल कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो जब ऊपर वाला, अगर जो हमारा हॉक जब मर जाता है तब जो जमीन के ऊपर आकर गिरेगा तो उसको डिकम्पोज कर कर उसके बॉडी से छोटे छोटे एलिमेंट को बाहर निकाला जाएगा, जैसे कार्बन वार्बन को निकाला जाएगा, ठीक है, ओके। These substances easily mix with the air, water and soil, from where they are again absorbed by the plants and incorporated into the food chain, ठीक है। तो जैसे हमारे डिकम्पोजर ने अपेक्स कंज्यूमर हो या फिर कोई भी कंज्यूमर को जैसे डिकम्पोज कर दिया, तो उसके बॉडी से जो कोई मिनरल न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो हवा में चले जाएंगे, कुछ पानी में चले जाएंगे। जैसे उसके बॉडी के अंदर अगर CO2 बना है तो जैसे डिकम्पोज करूंगा CO2 हवा में चला जाएगा, है ना, होगा। वैसे ही तो कुछ कुछ क्या हो जाएगा? हमारे जमीन के अंदर भी चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद you can now see that due to the food web formed by the various modes of nutrition, energy and the various nutrients circulate continuously in the ecosystem। यानी क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड चेन के अंदर या फिर फूड वेब के अंदर, कोई भी अगर मर गया तो वो न्यूट्रिएंट जो है फिर से जमीन में आ जाएंगे या फिर हवा में चले जाएंगे या फिर वाटर में चले जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअसली यहां पर साइकिल चलता रहता है। The sun is the most important source of energy in an ecosystem. Green plant of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food. Before reaching to the decomposer, this energy is passed on from one trophic level to the next. तो यहां पर क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारे पास हमारे सूरज दादा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारे सूरज दादा। तो सूरज दादा की एनर्जी लेकर यानी कि क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस, हमारे प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। आणि फोटोसिंथेसिस केल्यानंतर सूर्याकडची जी एनर्जी होती ती कुठे गेली? आपल्या प्लांटमध्ये। प्लांटमधून कुठे गेली? माऊस। माऊसमधून स्नेक, स्नेकमधून हॉक, बरोबर आहे। आता हॉक मेल्यानंतर ती परत एनर्जी जमिनीमध्ये आली, पण असं झालं का की याच्याकडून जे सूर्याकडून जी एनर्जी आली होती, हॉक मेल्यानंतर ती एनर्जी परत सूर्याकडे गेली का? बिल्कुल पण नाही। यहां पर एनर्जी का साइकिल नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है? जो हमारी एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। सब लोग ध्यान देना, यहां पर क्या होती है? हमारी जो एनर्जी होती है, जैसे कि आपको अभी समझा दिया, दस डिकम्पोजर्स डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। हाउएवर नो पार्ट ऑफ द एनर्जी एवर रिटर्न टू द सन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो है यहां पर सेंटेंस बन सकता है जिसको आपको करेक्ट करके लिखना होगा, ठीक है। देखो, जो सूरज से एनर्जी आती है वो कभी भी सूरज को फिर से रिटर्न नहीं गई एनर्जी, वो फिर से रिटर्न कभी भी गई ही नहीं, ठीक है। हेंस सच पैसेज ऑफ द एनर्जी इज रेफर्ड टू एज वन वे ट्रांसपोर्ट। वन वे ट्रांसपोर्ट, वन वे ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। यानी कि सन के तरफ से जो एनर्जी आई वो सन को रिटर्न नहीं गई। अगर साइकिल होता, अगर ये एनर्जी का साइकिल होता तो सन से जो एनर्जी आई वो सन को फिर से रिटर्न चली जाती, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सूर्याकडनं जी एनर्जी आली ती सूर्यापर्यंत रिटर्न नाही चाललेली आहे। दिस इज कॉल्ड एज अ वन वे ट्रांसपोर्ट ऑफ द एनर्जी। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज अ वन वे ट्रांसपोर्ट ऑफ द एनर्जी। तो सब लोग एक बार ये इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सब लोग ध्यान देंगे। बघा, लिनमन इन 1942 स्टडीड द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू द पिरामिड, ठीक है। तो जो ये एनर्जी ऑफ पिरामिड हा जो कोणी दिला होता ते लिनमॅनने दिलं होतं। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन द डिफरंट ट्रॉपिक लेवल। इट इज ऑलवेज अपराइट इन डायरेक्शन। तो वेरी इंपॉर्टंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टंट, सॉरी टॉपिक नहीं, द वेरी इंपॉर्टंट पॉइंट इज दॅट की ही जे एनर्जीचा जो पिरामिड आहे तो कधी पण तुम्हाला अपराइटच दिसणार,
हा ना, म्हणजे ह्युमनच्या आतमधली जी एनर्जी आहे ती कंपॅरिझन जर केला फायटोप्लॅन्क्टॉनच्या याच्यामध्ये तर ती कशी असणार, खूप कमी असणार. म्हणून जर तुम्ही बघायला गेला तर एनर्जी ऑफ पिरामिड कधी पण कसं असणार, अपराईट, म्हणजे वरच्या डायरेक्शनला असणार. द अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज गेट रिड्यूस ऍट इच ट्रॉपिक लेवल. बघा याच्यामध्ये 10,000, 1000, 100 आणि 10. ओके. आफ्टर रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजर ऑन एनी ट्रॉपिक लेवल इट लीड टू रिलीज ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड इन द नेचर. हमने देख लिया. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज वन वे ट्रांसपोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है. क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज द वन वे ट्रांसपोर्ट. एक ही डायरेक्शन में होगा, सूरज दादा को फिर से रिटर्न नहीं जाएगी, जैसे हमने यहां पर देख लिया. तो यहां पर देखो, जब प्रोड्यूसर ने यहां पर एनर्जी बनाई, जब इसको माउस ने खाया तो कुछ कुछ उसके बॉडी की जो है यहां पर एनर्जी हीट के फॉर्मेट में बाहर भाग गई. ठीक है, क्योंकि उसके बॉडी ने भी मूवमेंट किया, तो मूवमेंट करने के बाद उसके अंदर हीट आई और हीट जो है यहां पर उसके बॉडी से बाहर भाग गई. समझ में आ रहा है? चलो ओके. चलो उसके बाद यहां पर आप देखोगे, यहां पर दूसरा अभी टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक शुरू होता है, वो है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल. अब बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है? बायो मतलब पता है लिविंग, जियो मतलब क्या होता है, हमारा का पूरा ज्योग्राफी, जियोलॉजी आपने देखा होगा, पानी होता है, हवा होता है, जमीन होती है. ठीक है, तो यहां पर ये जो पूरी की पूरी यहां पर आपको देखते हो कि न्यूट्रिएंट्स है हमारे सरफेस के ऊपर, हमारी इस एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ में हो जाए या फिर हमारी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है इसके अंदर हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे यहां पर एलिमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे सल्फर, कॉपर, ये कुछ भी हो जाएगा. तो एक वो सर्कुलर पैटर्न में जो है यहां पर चलते रहते हैं, उनका अमाउंट यहां पर क्या होता है, फिक्स होता है. ठीक है, तो इसको ही कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल. सब लोग ध्यान देना. न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अबायोटिक टू द बायोटिक फैक्टर एंड फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक. यानी कि क्या, अगर ये अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, यहां पर बायोटिक फैक्टर है, तो यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं या फिर जो कुछ भी यहां पर मटेरियल होता है वो अबायोटिक से बायोटिक की तरफ जाता है और बायोटिक से जो है वो अबायोटिक की तरफ यहां पर सर्कुलेट होता रहता है. इसको मैं कहता हूं बायो जियो केमिकल साइकिल. ठीक है, विद इन एन इकोसिस्टम दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फ्रॉम बाय द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है, यहां पर लिथोस्फीयर मतलब होता है यहां पर सॉइल. लिथोस्फीयर मीन माने यहां पर होता है सॉइल. ठीक है, या फिर रॉक वॉक आप समझ लो. एटमॉस्फेयर मतलब क्या हम कहेंगे, एयर कहेंगे. और आपको हाइड्रोस्फीयर आपको पता है, ये इसको मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है. ठीक है, तो यहां पर जमीन होगी, हवा होगी या फिर पानी होगी, इनके बीच में जो है कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती रहती है. द रिसाइकलिंग ऑफ द बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन देयर प्रोसेस is complex process and depends upon the level of energy transferred in the ecosystem. तो आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर हाइड्रोस्फीयर अलग लेवल पे काम करता है. इंटरेक्शन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर विद इन द बायोस्फीयर. ठीक है, तो ये आप अगर देखते हो कि हवा है, बीच में क्या है यहां पर समझ लो पानी, नीचे क्या है जमीन, तो इनके बीच में कंटिन्यूअसली साइकिल चलती रहती है. इनके बीच में कंटिन्यूअसली साइकिल चलती है. और इस साइकिल चलने के पीछे का मतलब क्या, मतलब एक सेंस क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके अंदर जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, जो कुछ भी होगा वो कंटिन्यूअसली उनका बैलेंस बना रहे. ठीक है ना, उनका बैलेंस बना रहे, ये इसका मेन एम होता है. सो याच्यामध्ये जर तुम्ही बघायला, द सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज अ बायो जियो केमिकल साइकिल. ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक एंड अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर. अब इट इज बैलेंस साइकिल होती है. ठीक है, जब हमारी पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद जब यहां पर लाइफ आ गई, लाइफ आने के बाद आप अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरा का पूरा बैलेंस है ना. एक प्रॉपर तरीके से बारिश होती है, उतना ही पानी जो है समर में इवापोरेट हो जाता है, बरसात में फिर से वहां पर बारिश होती है. सही बात है, तो ये पूरी की पूरी साइकिल कैसी है, बैलेंस है. लेकिन 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 यहां पर आप अगर देखोगे तो इनको अब जो है थोड़ा सा इन साइकिल के बीच में इंबैलेंस आ गए. इंबैलेंस कैसे आया, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें कुछ कुछ फैक्टर जो है इस साइकिल को अफेक्ट करते हैं. जैसे कि यहां पर क्लाइमेट चेंज है ना. अभी आप देखते हो कि कब समर के टाइम में बारिश आ जाए और बरसात के टाइम में कब कड़ी धूप निकल जाए, और कब कब विंटर एकदम लेट स्टार्ट हो, कभी कभी वो एकदम जल्दी खत्म हो जाते हैं. तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज. और उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज. अरे भैया ह्यूमन एक्टिविटीज को
ना ही डिस्कस करे तो ही बेटर है, क्योंकि जब से ह्यूमन धरती पर आया है तब से धरती की वाट लगना स्टार्ट हो चुकी है। सही बात है या नहीं? आप ही बताओ, कितने कार, कितने यहां पर एयरक्राफ्ट, कितने सारा यहां पर पोल्यूशन, ये सारा का सारा किसका देन है? किसी का नहीं, हमारा ही देन है। यानी कि हम ह्यूमन का ही यहां पर देन है। और ह्यूमन जो बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि जो पोल्यूशन फैलाते हैं, उसके वजह से ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस बायो जियो केमिकल साइकिल में सबसे पहली जो साइकिल हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, जहां पर एक हमारे एलिमेंट के बारे में बोला गया है, वो है हमारा क्या यहां पर, अरे चलो इसके पहले क्या है, यहां पर दो टाइप के साइकिल्स होते हैं बायोजियो साइकिल में। जैसे कि एक गैसियस साइकिल होता है जिसमें क्या हो गया, गैसियस इधर से उधर ट्रांसफर हो गए, ठीक है, और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन साइकिल। मतलब क्या, बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, मिनरल्स, वो जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं, दबकर, मतलब वो क्या होते हैं, यहां पर सेडिमेंट हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट of a material is found in the earth's atmosphere, ठीक है, the accumulation of main abiotic gaseous nutrient। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, वो क्या होता है, गैस में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, ओके। इंक्लूड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है। वहीं पर सेडिमेंटेशन साइकिल में क्या होता है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट, यहां पर सबसे पहले ध्यान देना, अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द सॉइल, मतलब जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, सेडिमेंट यानी कि वही होता है जमीन के अंदर, समझ लो, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, तो रॉक्स के अंदर यहां पर क्या होता है, वो सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ। इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी की सारी चीजें होती है। और इसमें से फास्ट कौन सी होती है, वो होती है हमारी गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल यानी कैसे, समझ लो, यहां पर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा, उसने फूड बनाया। फूड कैसे बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर कर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर कर उसने फूड बनाया, उस फूड को हमने खा लिया, और जब हम खाते हैं तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से फिर से बाहर फेंक देते हैं। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये गैसियस जो साइकिल है वो बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू द सेडिमेंट्री साइकिल। समझ में आ गया? तो यहां पर यही बोला गया है। तो इसके बाद हमें यहां पर फर्स्ट यहां पर साइकिल देखनी है, एक एलिमेंट के बारे में, एक न्यूट्रिएंट के बारे में, गैसियस न्यूट्रिएंट के बारे में, जिसका नाम है कार्बन साइकिल, जिसका कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर किस तरह से बैलेंस रखा जाता है, उसके बारे में जो है अभी हमको देखना है, जो हम देखेंगे कार्बन साइकिल के अंदर। तो इस कार्बन साइकिल के अंदर जो है एग्जैक्टली बताया क्या जाता है कि कार्बन जो है हमारे अर्थ के ऊपर जितना कितना भी प्रेजेंट है, वो उसको बैलेंस कैसे करे भैया, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो भी सिस्टम चाहिए ना, जो इस कार्बन के जो अमाउंट है धरती के ऊपर उसको मेंटेन रखे। तो उसके लिए जो साइकिल आती है वो होती है हमारी कार्बन साइकिल। आप अगर कार्बन साइकिल को देखोगे तो थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं, देखो समझ लो एयर के अंदर बहुत सारी कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। किस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और सनलाइट को लेकर हमारे जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर क्या बनाता है, यहां पर खाना बनाते हैं। और जो वो खाना होता है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ यहां पर ग्लूकोज होता है, समझ लो, ठीक है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो है इसको बनाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इसको बनाने के बाद यहां पर इस हमारे प्रोड्यूसर को कौन खाते हैं, हमारे कंज्यूमर, जैसे कि हम खाते हैं, हमारे यहां पर भेड़ बकरी, यहां पर गधे घोड़े जो कुछ भी हो यहां पर खाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये खाने के बाद ये जो है कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। किस फॉर्म में छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के फॉर्म में बाहर छोड़ते हैं, और रेस्पिरेशन करके जो है ये फिर से जो है CO2 जो है एयर में आ जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर का हो वो तो मेंटेन ही हो जाएगा। वैसे ही जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जो जमीन के अंदर से जो हमें फ्यूल मिलता है, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, उसके साथ जो है हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर समझ लो ये काऊ डंग वांगुडंग हो गया, ठीक है ना। तो जब इसको मैं जलाता हूं तो जलाने के बाद जो है यहां से देखो फैक्ट्री के अंदर मुझे जला दिया, और जलाने मुझे नहीं, सॉरी इसको, ठीक है। तो जलाने के बाद जो है फिर से CO2 यानी कि कार्बन जो है हवा में आ गया। तो ये कंटिन्यूअसली जो है यहां पर क्या चलता रहता है ना, कंटिन्यूअसली जो है यहां पर कार्बन का जो है एक साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से कार्बन मेंटेन रहता है। ओके, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेट बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर क्या बोला है, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, मतलब क्या कंटिन्यू चल रहा है, ऑफ अ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में देखो CO2 के फॉर्म में, टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट के अंदर आ गया, और प्लांट के मतलब यहां पर जो हमारे
क्या कहेंगे एनिमल्स के अंदर आ जाएगा, है ना। एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर, तो ये जब डेथ हो जाएगी, मतलब समझ लो ये गाय है, गाय की जब डेथ हो जाएगी तो उसके ऊपर कौन आ जाएंगे, डिकम्पोजर आ जाएंगे, और डिकम्पोजर आ जाएंगे तो डिकम्पोजर क्या कर देंगे, फिर से जो है इसके क्या कर देंगे, इसके बॉडी के अंदर जो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ गैस भेज देंगे। लेकिन जब हम यहां पर फोटोसिंथेसिस जब करते, समझ लो यहां पर सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, प्लांट जो होता है क्लोरोफिल के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन यहां पर क्या कर देता है, ग्लूकोज में समझ लो कर देता है, ठीक है। ये जो कि क्या होता है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट होता है, जो क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एक्चुअली ग्लूकोज नहीं होता है, एक फ्रुक्टोज वुक्टोज होता है, सुक्रोज वुक्रोज होता है, ठीक है। तो यहां पर समझ लो कार्बोहाइड्रेट के अंदर उनका क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। अब कन्वर्जन करने के बाद इस फूड को हमने अपने अंदर खाया, मतलब हमने खा लिया। हमने खाने के बाद ये जो कार्बन है, कार्बन किधर गया, हमारे बॉडी के अंदर गया, है ना। और एक तो हमने इसको खाकर जो है यहां पर जब हम ऑक्सीजन, मतलब यहां पर देखो ये हमारा फूड सोर्स मिल गया, किससे, प्लांट से मिला, ठीक है ना। कहां से मिला, प्लांट से मिला। इसके साथ मैंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने एनर्जी बना दी, लेकिन बदले में क्या कर दिया, CO2 को बाहर छोड़ दिया। तो ये एक वे होता है कि CO2 हमारे बॉडी के बाहर चला जाए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। लेकिन बहुत सारे हमारे बॉडी के जो टिश्यू मसल ये वो होता है ना, वो जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। तो जब हमारी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, हमारे बॉडी के ऊपर डिकम्पोजर एक्ट करेंगे, हमारे बॉडी को पूरा का पूरा यहां पर तोड़ देंगे, तब जो कार्बन होगा वो फिर से जो है एक तो जमीन में चला जाएगा, नहीं तो हवा में चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलो ओके। Abiotic carbon atoms are circulated and recycled in the biotic form mainly through the photosynthesis and respiration। यानी कि क्या, जो अबायोटिक कार्बन होता है, कार्बन के अंदर जान थोड़ी ना है भैया, तो वो क्या हो जाएगा, अबायोटिक। अब अबायोटिक को जो है यहां पर फोटोसिंथेसिस कर कर बायोटिक फॉर्म में लाया जाता है, और बायोटिक फॉर्म में जो है यहां पर उस फोटोसिंथेसिस करा हुआ फूड जो है हम एनिमल्स खा लेते हैं, और एनिमल जो है यहां पर अबायोटिक फॉर्म यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है कार्बन को फिर से बाहर फेंक देते हैं। तो बायोटिक से अबायोटिक से बायोटिक, और बायोटिक से फिर से अबायोटिक में ये कन्वर्ट होते रहता है टू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हेंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। Plant convert the carbon dioxide into the carbohydrates by the process called the photosynthesis, ये इंपॉर्टेंट है। Similarly, they produce carbon compound like protein and the fat also, ठीक है, तो उनके अंदर भी कार्बन होता है। Herbivore feed upon the plant, carnivore feed upon the herbivore. In this way, the biotic carbon is transported from plant to herbivore, from herbivore to the carnivore, ठीक है। तो यहां पर प्रोड्यूसर क्या है, हमारे प्लांट है, ठीक है, सॉरी प्लांट क्या है, हमारे प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो इस प्लांट के अंदर जो अबायोटिक यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 था, इसको फिक्स करके उसने क्या बनाया, फूड बनाया। अब इस प्लांट को कौन खाएंगे, हर्बीवोर खाएंगे, है ना। इसको कौन खाएंगे, हर्बीवोर खाएंगे। अब हर्बीवोर के अंदर, ये प्लांट के अंदर जो कार्बन था वो किसके अंदर गया, हर्बीवोर के अंदर। अब हर्बीवोर से वो कहां पर गया, वो गया कार्निवोर के अंदर, कार्निवोर्स के अंदर, ठीक है, कार्निवोर के अंदर गया। अब कार्निवोर जब मर जाएगा वो फिर से जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि अबायोटिक का बायोटिक में कन्वर्जन और बायोटिक का जो है अबायोटिक में कन्वर्जन होता रहेगा, ठीक है, ओके। टू कार्निवोर्स एंड फ्रॉम द कार्निवोर टू द एपेक्स कंज्यूमर। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो होता है यहां पर क्या कहेंगे इसको कि कार्बन जो है सर्कुलेट होता रहता है एटमॉस्फेयर में, और इसको मेंटेन करने के लिए दो प्रोसेसेस जो होती है वो होती है, एक तो क्लोरोफिल, मतलब सॉरी क्लोरोफिल और सनलाइट का इस्तेमाल कर फोटोसिंथेसिस। ये कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आणि दूसरी प्रोसेस जी आहे ती कुठली आहे आपली, ती कुठली आहे, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन। आणि 10वी मध्ये तुम्ही जे आहे रेस्पिरेशनला इन डिटेल मध्ये तुम्ही शिकणार आहात, ओके। त्यानंतर आपली सेकंड सायकल येते ती म्हणजे कुठली, ऑक्सिजन सायकल। आणि ऑक्सिजन सायकल मध्ये काय असणार की ऑक्सिजनचा जो अमाऊंट आहे तो मेंटेन केला असणार, कशा प्रकारे, लक्ष द्या, ओके, सर्वजण लक्ष द्या। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर पूरे के पूरे जितने कितने भी गैसेस है उनमें से 20% जो शेयर होता है वो किसका होता है, हमारा ऑक्सीजन का होता है। तो बड़ा ही पैसा है भैया ऑक्सीजन के पास। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या भैया, पानी के अंदर। अरे भैया ऑक्सीजन तो होता है H2O, तो ऑक्सीजन O जो O होता है वो क्या है, ऑक्सीजन। एंड लिथोस्फीयर, अब लिथोस्फीयर यानी कि क्या, जमीन के अंदर। आप बोलोगे कि सर जमीन के अंदर कैसे ऑक्सीजन होगा,
आप अगर ध्यान दोगे तो जमीन के अंदर एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, और उनके ही जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड मतलब क्या होता है, उनको ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, तो वो क्या होता है, ऑक्साइड जो होते हैं, तो उनके अंदर भी जो होते हैं हमारा ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। सर्कुलेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद इन अ बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीजन साइकिल। तो यहां पर ये डेफिनेशन होगी हमारी ऑक्सीजन साइकिल की, ठीक है। क्या होता है, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद इन अ बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। दिस सायकल टू इंक्लूड्स बोथ बायोटिक अँड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक आहे। तर याच्या आतमध्ये काय असणार, बायोटिक आणि अबायोटिक कंपोनेंट असणार, राइट, ओके। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज अप इन द एटमॉस्फेयर। तो देखो यहां पर क्या होता है कि सनलाइट है, सनलाइट के हेल्प से जो है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन था CO2 के फॉर्म में, वो किस में गया, प्लांट में गया, ठीक है। वो प्लांट में जाने के मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर प्लांट ने जो है फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो क्या कर दिया, हवा में फिर से छोड़ दिया, हवा में फिर से छोड़ दिया। अब इसको इस्तेमाल कर जो है यहाँ पर क्या कर दिया, एनिमल्स ने जो है उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया फॉर द रेस्पिरेशन, और उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फिर से छोड़ दिया। देखो यहां पर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, और जहां पर देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में फिर से इसको छोड़ दिया, सही बात है। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से प्लांट ने यूटिलाइज कर दिया, और इसी तरह से ये जो है ऑक्सीजन की साइकिल चल रही है, ठीक है। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते, केमिस्ट्री के अंदर आपको पता ही चल जाएगा हाईली रिएक्टिव क्यों होता है। एंड इट इज रेडिली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड, जिसको मैं ऑक्साइड बोलता हूं, ठीक है। एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन द वेरियस फॉर्म लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि O2, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, तो इतना इजी नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है इसके लिए, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस पास होना पड़ता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस वेयर इट इज यूज अप बाय द प्रोसेस लाइक द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन यहां पर रिलीज होती है, इसको यूटिलाइज किया जाता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर यूटिलाइज किया जाता है, राइट, ओके। फोटोसिंथेसिस वेयर इट इज यूज प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन, करोजन एंड रस्टिंग, ये बहुत सारे प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो एक यहां पर डू यू नो में दिया गया, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर देयर रेस्पिरेशन और एनर्जी सिंथेसिस के लिए, बट सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोब्स कहा जाता है इसको, एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। माइक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज एनएरोब, यानी कि जो विदाउट ऑक्सीजन अपनी एनर्जी बनाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उनको कहा जाता है एनारोब्स, जो आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। उसका एक एग्जांपल, एनारोबिक का एग्जांपल जो है हमारा ईस्ट होता है, ईस्ट माने हमारा एक फंगस होता है, फंगस, ठीक है। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर हम एटीपी बनाते हैं, यानी कि एनर्जी बनाते हैं, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर यहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट बनाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द वेरियस केमिकल रिएक्शन। ओजोन जो होता है, जो प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से हमें, वो भी जो होता है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल यानी कि O3 जब मैं मिला दूंगा, ठीक है, तब मैं जो है इसको क्या कह सकता हूं, हमारा ओजोन बनता है। इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीजन थ्रू द वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, ऑक्सीजन साइकिल। एंड द लास्ट साइकिल इज द नाइट्रोजन साइकिल, दी नाइट्रोजन सायकल। आता नायट्रोजन सायकल मध्ये एक्झॅक्टली होतं का, की आपल्याला माहिती आहे की सर्वात जास्त जर ऍटमॉस्फिअर मधला कुठली जर गॅस असेल ती आहे नायट्रोजन। किती असते, 78% असते। किती, 78। ऑक्सिजन किती होती, 21%। आणि बाकीचे जे गॅसेस आहेत CO2 वगैरे, यांचं काय करा तुम्ही, एकदा कंपोजिशन माहिती करा, ठीक आहे, ओके, लक्ष द्या। नायट्रोजन फॉर्म 78%, दॅट इज द मॅक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फिअर, ठीक आहे। सो एटमॉस्फिअर मधले जेवढे काही गॅसेस आहेत त्याच्यापैकी 78% कॉन्ट्रीब्युशन कोण करतो, आपला जो आहे नायट्रोजन करतो, बरोबर आहे। किती आहे, नायट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक आहे। पण हा जो नायट्रोजन आहे तो आपल्या कुठल्याच कामाचा नाही आहे। तुम्ही म्हणाल की सर नायट्रोजन कुठल्याच कामाचा नाही आहे, ते एवढा बॉडीमध्ये प्रेझेंट कसा आहे आपल्या, म्हणजे मी हे म्हणतोय की नायट्रोजन भले ही अपने एटमॉस्फेयर में खुला घूम रहा हो, लेकिन उस खुले
नाइट्रोजन को हम सीधा अपने बॉडी में नहीं ले सकते, या फिर प्लांट सीधा उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उसको यूटिलाइज करने के लिए प्लांट्स को हो या फिर जो है बहुत सारे प्रोसेसेस करनी पड़ती है, और वो प्रोसेसेस कैसे होती है, क्या होती है, यही हम देखने वाले। ठीक है, देखो, दैट इज it is necessary for the maintenance of the cycle of the nature, the circulation and the recycling of the nitrogen gas into the form of different compound through the various biotic and abiotic process in a nature is called as a nitrogen cycle. So यहां पर ये क्या हो जाएगी, हमारी डेफिनेशन बन जाएगी यहां से, द सर्कुलेशन से लेकर नाइट्रोजन साइकिल तक। तो देखो, ये नाइट्रोजन साइकिल होती है। अब इस नाइट्रोजन साइकिल को जो है रन करने के लिए, देखो, नाइट्रोजन हम सीधा यूज नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजन को NH4 यानी कि अमोनियम आयन, यहां पर जो है नाइट्राइट यानी कि NO2 माइनस, नाइट्रेट यानी कि क्या होता है NH, यहां पर NO3 माइनस, इसके फॉर्म में जो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो नाइट्रोजन होता है N2 फॉर्म का, इसको जो है अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाकर हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना बेटा, हमारे ईच एंड एवरी बॉडी, मतलब ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट नहीं, जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया, जैसे कि हमारा DNA हो गया, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर जो होता है एक कंपोनेंट होता है। तो ये बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं एग्जैक्टली किस तरह से क्या होता है सारी चीजें। ठीक है, देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो मतलब ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नाइट्रोजन साइकिल में टेक पार्ट करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स भी करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी करते हैं, और हमारे एनिमल्स भी उसमें टेक पार्ट करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ये किसका होता है, प्रोटीन। और वैसे ही न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब काय होता है, जो आपला DNA आणि RNA असतो, हा पण त्याच्यामध्ये पण काय असतो, नाइट्रोजन असतो। आपला प्रोटीन जे अमायनो ऍसिडनी बनलेले असतात, अमायनो ऍसिड, ठीक आहे, अमायनो ऍसिडनी जे बनलेले असतात, ते अमायनो ऍसिड मध्ये पण काय असतो, नाइट्रोजन असतो। न्यूक्लिक ऍसिड जो असतो, DNA असतो, DNAच्या आतमध्ये पण आपल्याला DNA आणि RNAच्या आतमध्ये जे नाइट्रोजन बेसिस असतात, ते पण कशाने बनलेले असतात, नाइट्रोजन, म्हणजे त्याच्यामध्ये पण नाइट्रोजन असतो। As compared to other element, it is inactive and do not easily combine with other element। जैसे हमने देखा था, ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, किसी के साथ भी जाकर दोस्ती बना देता है, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा सा शाय है, ये बोलता है कि मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये जो होता है यहां पर रिएक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव टाइप का होता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज द फ्री फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब इनके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जो क्या करते हैं, यहां पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके देते हैं। देखो, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड द नाइट्राइट। देखो यहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो N2 होता है, N2 का कन्वर्जन यहां पर, नाइट्रेट मतलब क्या होता है, नाइट्रेट मतलब होता है NO3 माइनस, इनके पास कितना होता है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होता है। या फिर नाइट्राइट मतलब क्या होता है, NO2 माइनस, यानी कि कितना होगा, 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसके फॉर्म में, यानी कि ये नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NO3 और NO2 माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और इसको मैं कहता हूं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड द नाइट्राइट्स थ्रू द एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक मतलब क्या, जब थंडर होता है ना, यहां पर आपण म्हणतो विजा कट करतात, विजा, तर विजा कट करतात त्या टाइम मध्ये पण नाइट्रोजन फिक्सेशन केला जातो। किंवा आपण अमोनिया हे ते यूज करतो, आपण इंडस्ट्री, आपलं खातं बनवतो, खात, त्या खात मध्ये पण इंडस्ट्रियल प्रोसेसनी केला जातो, किंवा बायोलॉजिकल प्रोसेस, म्हणजे काय, भरपूर सारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात, ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करतात, आपल्याला नाइट्रोजन फिक्सेस करून भेटतात, बरोबर, फिक्सेशन करून देतात। ओके, अमोनिफिकेशन म्हणजे काय, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ अ डेड बॉडीज। तो देखो यहां पर क्या होता है, हमारे पास अमोनिया जो होता है अमोनियम फॉर्म में होता है, अमोनियम आयन फॉर्म होता है, मतलब NH4 प्लस में होता है। तो ये जो हो NH4 को जो है यहां पर सबसे पहले जो है यहां पर कन्वर्ट किया जाता है, यहां पर मतलब अलग अलग बॉडी फॉर्म में। देखो, जो हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया होता है, एक तो वो यूरिन के थ्रू निकाला जाता है, नहीं तो यहां पर फिकल मैटर के थ्रू जो है, यानी कि जब हम कहते हैं ना पॉटी जो कहते हैं ना, तो उसके थ्रू जो है इसको निकाला जाता है। देखो जैसे कि अमोनिया है हमारे, देखो ये जो काउडंग है, ये काउडंग जो है देखो NH4 प्लस में जो है, इसको इसके अंदर जो है इसके फॉर्म में अमोनिया जो है, अमोनिया जो है इसके फॉर्म में, मतलब यूरिन या फिर फिकल मैटर के फॉर्म में जो है इसको निकाला जाता है। यहां पर देखो लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, देखो, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडीज एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद इसके बाद नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड देन द नाइट्रेट। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या बोला गया, सब लोग ध्यान देना, ये वाली प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले जो NH4 प्लस हमारे अमोनियम आयन है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, हमारे जो होता है यहां पर NO2
अरे एक मिनट, NO2 माइनस में पहले कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा नाइट्राइट, और इस नाइट्राइट को जो है फिर NO3 माइनस में जो है कन्वर्ट किया जाता है, यानी क्या होता है नाइट्रेट में, सॉरी किस में किया जाता है नाइट्रेट में। देखो तो यहां पर क्या होता है नाइट्रिफिकेशन, मतलब क्या होता है जो अमोनिया जो होता है अमोनियम आयन में जो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, उसको सबसे पहले नाइट्राइट यानी कि क्या किया जाता है यहां पर, समझ लो यहां पर क्या किया जाता है, अरे एक मिनट, हाँ बरोबर है, हाँ सबसे पहले नाइट्राइट यानी कि NO2 फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद NO2 फॉर्म को और एक ऑक्सीजन जोड़कर जो है इसको क्या किया जाता है नाइट्रेट फॉर्म में यानी कि NO3 माइनस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड मतलब कौन से, जैसे कि हमारे पास अमोनियम आयन हो गया NH4 प्लस, या फिर समझ लो हमारे पास अमोनिया मतलब सॉरी नाइट्रेट हो गया, या फिर समझ लो नाइट्राइट हो गया, ठीक है, इनका कन्वर्जन फिर से किया जाता है हमारे N2 में, तो इसको मैं कहता हूं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, सो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है इस नाइट्रोजन का कन्वर्जन अलग अलग कंपोनेंट में किया जाता है, जैसे कि नाइट्रेट हो गया या फिर नाइट्राइट में हो गया, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल या फिर बायोलॉजिकल, तो इसको मैं कहता हूं नाइट्रोजन फिक्सेशन। त्यानंतर अमोनिफिकेशन म्हणजे काय होतं की जो आपल्या बॉडी मधला जो अमोनिया असतो, ठीक आहे, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडीज, ठीक आहे, सो अमोनिया जो आहे एकतर डेड बॉडीला डिकम्पोज करा किंवा आपले जे एक्सिडेटरी वेस्ट असतात आपल्या बॉडीमधलं तिथून त्याला बाहेर काढला जातो। त्यानंतर नायट्रिफिकेशन म्हणजे काय होतं कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट अँड देन नाइट्रेट, याच्यामध्ये लक्ष द्या, अँड देन नाइट्रेट म्हणजे काय, जो आपला NH4 प्लस असतो याला सर्वात आधी नाइट्राइट मध्ये कन्वर्ट केला जातो आणि नाइट्राइट वाल्याला नंतर नाइट्रेट मध्ये कन्वर्ट केला जातो। ओके, NO2 ला NO3 आणि त्यानंतर डिनाइट्रिफिकेशन म्हणजे काय NH4 प्लस झालं किंवा NO3 मायनस झालं किंवा NO2 मायनस झालं, याला कशामध्ये नाइट्रोजन मध्ये कन्वर्ट केला जातो बघा। ठीक आहे, लाइटनिंग वाइटिंग जेव्हा होते तेव्हा पण आपला जो आहे नाइट्रोजन फिक्सेशन होतं किंवा जे बायोलॉजिकल आहेत जे आपले मायक्रोब्स आहेत त्यांच्यामुळे पण नाइट्रोजन फिक्सेशन होतं। ठीक आहे, ओके, त्याच्यामध्ये कसं कन्वर्ट केला जातो NO2 NO3 मध्ये कन्वर्ट केला जातो। मग फिकल मॅटर मधून पण आपल्याला अमोनिया भेटतं, याला काय म्हणतो आपण फिकल मॅटर मधून जो भेटतो याला काय म्हणतो अमोनिफिकेशन म्हणतो, राईट। नाइट्रिफिकेशन म्हणजे काय होतं, नाइट्रिफिकेशन मध्ये की जो आपला हा अमोनिया आहे अमोनियाचा कन्वर्जन NO2 मध्ये आणि NO2 चा कन्वर्जन मग कशाच्या मायक्रोबच्या हेल्पनी NO3 मध्ये केला जातो, याला म्हणायचं याच्यामध्ये काय नाइट्रिफिकेशन। आणि त्यानंतर डिनाइट्रिफिकेशन म्हणजे काय की जे काही आपले NO2 आणि NO3 आहेत यांचा मायक्रोबच्या हेल्पनी परत काय केला जातो NO2 मध्ये N2 मध्ये काय केला जातो कन्वर्ट केला जातो, याला म्हणायचं डिनाइट्रिफिकेशन। ठीक आहे, सो अशा प्रकारे जो आहे आपण काय केलं याच्यामध्ये पूर्णच्या पूर्ण जो चॅप्टर आहे म्हणजे सर्वात आधी इकोसिस्टीम समजली, इकोसिस्टीम नंतर आपण त्याच्यामध्ये काय केलं होतं इकोसिस्टीम नंतर आपण त्याच्यामध्ये फूड चेन बघितली, फूड वेब बघितले, एनर्जी ऑफ पिरामिड बघितलं, ट्रॉपिक लेवल काय असतात, ठीक आहे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक आहे ना, ह्या सर्व गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये बघितलेल्या होत्या। आणि त्यानंतर आपण बघितलं बायो जिओ केमिकल सायकल, आणि बायो जिओ केमिकल सायकल झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये काय बघितलं कार्बन सायकल बघितली होती, बरोबर आहे, कार्बन सायकल बघितली, त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन सायकल बघितली, नायट्रोजन सायकल बघितली, आणि नायट्रोजन सायकल मधले अमोनिफिकेशन काय असतं, डिनाइट्रिफिकेशन काय होतं, नायट्रिफिकेशन काय असतं, ठीक आहे ना, अम्युनिफिकेशन काय होतं, हे सर्व गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये बघितलेल्या आहेत। तर आय होप की तुम्हाला हा चॅप्टर एकदम क्लिस्टर क्लिअर समजला असणार, आणि त्यानंतर पण कुठला जर डाऊट असेल तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये टाका, मी त्याला ट्राय करतो की लवकरात लवकर त्याला आन्सर देणं। तोपर्यंत नमस्कार मंडळी, धन्यवाद, थँक्यू सो मच।